हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि पिछली क्लास में उच्च न्यायालय के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो उसी के आगे के क्रम में हम अधीनस्थ न्यायालय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक इसका प्रावधान किया गया है। इसमें इसके संगठन और गठन आदि के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिला न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायालय में कौन न्यायालय आएगा। उच्च न्यायालय स्टेट लेवल का होता है, तो अधीनस्थ न्यायालय में जिला से लेके तहसील तक के स्तर तक, यानी मुंसफ अदालत से लेके जिला न्यायालय तक, जिला न्यायाधीश तक होता है। तो सबसे पहले इसकी नियुक्ति क्या होती है। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में जानेंगे कैसे होता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, जब जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की बात होती है तो हम देखेंगे राज्यपाल द्वारा ये किया जाता है, राज्यपाल द्वारा। और राज्य का जो हाई कोर्ट होता है, राज्य का हाई कोर्ट के परामर्श से। इसमें नियुक्ति ही नहीं होती है, इसकी पदस्थापना, पदोन्नति, ये सब शामिल होता है। इसमें राज्यपाल द्वारा होता है और राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं उसके परामर्श से होता है। तो यह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में है। इनकी योग्यता क्या होती है। अगर इनकी योग्यता के बारे में हम जानेंगे तो पहला पॉइंट है कि सरकारी सेवा में किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो, सरकारी सेवा में कार्यरत ये ना हो, कार्यरत ना हो। दूसरी योग्यता है 7 वर्ष से अधिवक्ता, यानी एडवोकेट के लिए रजिस्टर्ड हों और कहीं प्रैक्टिस कर रहे हों, 7 वर्ष। तीसरी, हाई कोर्ट उनकी नियुक्ति का परामर्श दिया हो, ऊपर मैं बता ही दिया हूँ। तो ये 3 बातें उनकी योग्यता के बारे में होना चाहिए जिला न्यायाधीशों के। अब योग्यता से आगे हम देख लेंगे कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वह अनुच्छेद 233 के तहत होती है। और जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, यानी जिला न्यायाधीश से भिन्न न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में हम बात करेंगे, जिला न्यायाधीशों से भिन्न नियुक्ति के बारे में बात करेंगे, तो अनुच्छेद 234 के अंतर्गत है। इसमें क्या है, राज्य के लोक सेवा आयोग जो होते हैं, राज्य के लोक सेवा आयोग, और साथ में हाई कोर्ट के परामर्श के बाद, इन दोनों के परामर्श के बाद राज्यपाल द्वारा किया जाता है। जैसे पीसीएसजे का फॉर्म आता है, आप लोग जानते हैं, तो ये राज्य लोक सेवा आयोग निकालता है, इसकी भर्ती करता है। इसमें हाई कोर्ट का परामर्श होता है, राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। फिर आगे देखेंगे कि हाई कोर्ट के बाद जैसे यहाँ पे 2 तरीके के न्यायालय होते हैं, एक दीवानी न्यायालय होगा और एक होगा फौजदारी। अब दीवानी यानी ये जिला एवं सत्र न्यायाधीश, यानी सत्र न्यायालय होता है जिले पे ना, आप लोग जाते होंगे, देखते होंगे, जिला एवं सत्र न्यायालय। इसमें दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। इसमें क्या है, अधीनस्थ न्यायालय, इसके बाद होगा अधीनस्थ, इसके नीचे भी होता है न्यायालय। इसमें क्या होता है, मुंसिफ अदालत होता है, यानी मुंसफ का जो होता है इसे मुंसिफ अदालत कहते हैं। जो पीसीएसजे से बन के जाते हैं तो सबसे पहले ये मुंसिफ होते हैं, मुंसफ जिसे कहा जाता है, मुंसिफ अदालत।
फिर इसमें फौजदारी वाले में ये सत्र न्यायाधीश के अंतर्गत आता है, सत्र न्यायालय जिसे कहा जाता है। तो फौजदारी वाले में यह दंडाधिकारी, मुख्य दंडाधिकारी होता है, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। फिर इसके नीचे न्यायिक दंडाधिकारी, इसमें मुख्य पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद नीचे हो जाएगा न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, न्यायिक दंडाधिकारी। इस तरीके से न्यायालय बटा है। और फिर न्याय अदालत, ग्राम पंचायत, ये सब भी नीचे रहती हैं अधीनस्थ में का न्यायालय। तो यह इसका संरचना है। इसके बाद अगर देखेंगे तो आएंगी लोक अदालतें। तो ये सब बाद में कभी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है प्री के दृष्टिकोण से, बाद में इसके टर्मोलॉजिक समझ लेंगे कि लोक अदालतों में क्या क्या होता है, तो ऐसे शार्ट में हम बता देंगे कभी। फिर ग्राम अदालत, फिर परिवार न्यायालय, न्याय पंचायत, ये सब होती हैं जो परिवार न्यायालय, ये सब भी अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय में इतना ही है, बहुत कुछ नहीं है, बस केवल ये जानिए कि भाग 6 में है, अनुच्छेद 233 से 237 तक ये कवर करता है। जिला एवं सत्र न्यायालय, उसके नीचे मुंसिफ अदालत, ये सब अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अब न्यायालय वाली बातें खत्म हो गई। अब इसी के साथ हम पढ़ लेते हैं, साथ में ही इसी क्लास में, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश सबसे पहले जानेंगे किस भाग में है। तो भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 239 से 241 तक है। अब आप कहेंगे कि भाग 8 है, भाग 6 तक पढ़े, भाग 7 कहाँ गया? तो भाग 7 अब इस समय प्रेजेंट टाइम में संविधान से निरसित है, इसे समाप्त कर दिया गया है, तो इसलिए भाग 7 में तरफ हम नहीं जाएंगे। अब भाग 8 सीधे पढ़ेंगे, केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 से 241। तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश कैसे बना। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जब हम जानेंगे, तो जब ब्रिटिश शासनकाल था, यानी ब्रिटिश शासनकाल में अनुसूचित जिले, शासन में अनुसूचित जिलों का सृजन किया गया, अनुसूचित जिला बनाया गया। यही फिर आगे कमिश्नरेट हो गए, कमिश्नरी, कमिश्नरी बन गया। फिर यही आगे चलकर स्वतंत्रता के बाद राज्य में भाग गा और खा समूह के जो राज्य थे, इसी के अंतर्गत आ गए। यही फिर आगे चलकर जब राज्य का पुनर्गठन हुआ, राज्य पुनर्गठन हुआ 1956 में, तब यहाँ से केंद्र शासित यानी सेंट्रल टेरिटरी का निर्माण हुआ। तो ये इसका कुछ पृष्ठभूमि था। अब इस समय वर्तमान में भारत में कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब कौन कौन से हैं? नंबर 1 पहले अंडमान निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा दिल्ली, और दिल्ली के ही बगल में हम देख लेंगे चंडीगढ़। फिर इसके बाद हम देखेंगे दमन द्वीप, दमन एवं द्वीप, और दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। तो ये पहले अलग अलग थे, अब इनको एक कर दिया गया है। फिर आगे देखेंगे पुदुचेरी, पुडुचेरी, फिर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख।
ये पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, अभी 2019 जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया 2019 में, तब ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। नंबर 1 देखिए अंडमान निकोबार, नंबर 2 लक्षद्वीप, नंबर 3 दिल्ली, नंबर 4 चंडीगढ़, नंबर 5 ये हो गए दमन द्वीप दादन गौड़ी, नंबर 6 पुडुचेरी, नंबर 7 जम्मू कश्मीर, नंबर 8 लद्दाख। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हमारे। ये दोनों का सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से स्थापित किया गया। जो दिल्ली और ये हैं, इसका राजनीतिक एवं प्रशासनिक महत्व था। इस दृष्टिकोण से इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये जो तीनों हैं, इन्हें सांस्कृतिक विभिन्नता के आधार पर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये पुर्तगालियों के कब्जे में था दादरा नगर हवेली, तो ये फ्रांसीसियों के, तो ये सांस्कृतिक भिन्नता के आधार पर बनाया गया। इनका भी तो प्रेजेंट टाइम में 2019 में हुआ, तो ये सामरिक महत्व ही देख समझ लीजिए। सामरिक महत्व आतंकवाद का जो यहाँ वो चल रहा था, उस कठोर नियंत्रण बनाने के लिए माफ करिएगा, इन सब वजहों से इसको केंद्र शासित प्रदेश, जिससे केंद्र का मजबूत पकड़ इस पे हो। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे। अब इसके केंद्र शासित प्रदेश में आगे देखेंगे तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है 69वें संविधान संशोधन में 1992, इसमें क्या किया गया, 239 के डबल ए में दिल्ली क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किया गया। विशेष प्रावधान, और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, यानी दिल्ली को केवल दिल्ली नहीं, अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा गया 239 के डबल ए में। 69वें संविधान संशोधन 1991, 92 नहीं, ये 91 है। तो ये चीज है इसमें, यानी दिल्ली दिल्ली ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69वें संविधान संशोधन इसलिए, और इसके लिए 239 में विशेष प्रावधान किया गया, दिल्ली क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान। और 69वें संविधान संशोधन 1991 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया इसे। अब जो इस यहाँ का केंद्र शासित प्रदेश यानी सेंट्रल टेरिटरी का जो शासन होता है, इसका प्रशासन राष्ट्रपति के माध्यम से प्रशासक द्वारा किया जाता है। प्रशासक किसको कहा जाता है, उपराज्यपाल भी कहा जाता है, और आयुक्त, मुख्य आयुक्त भी कहा जाता है, मुख्य आयुक्त। तो अलग अलग जगह अलग अलग चीजें कही जाती हैं। और इसमें और एक चीज है कि दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर 3 क्षेत्र ऐसे हैं केंद्र शासित प्रदेश के, जहां पे अपनी विधानसभा होगी, यानी स्वयं की विधानसभा। यहाँ चुनाव होगा, यहाँ मुख्यमंत्री का चयन होगा। और दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र है केंद्र शासित प्रदेश जिसका स्वयं का हाई कोर्ट है। ये सब फैक्ट बातें हैं, ये पूछी जाती हैं, लाइन टू लाइन में करके पूछ लेगी, 4 स्टेटमेंट बनाएगा, उसमें से एक स्टेटमेंट ये भी डाल देगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये सब चीज़ें।
और एक चीज़ दिल्ली के बारे में और जानिए कि दिल्ली का जो विधानसभा है यानी यहाँ की जो सरकार है उसे लोक व्यवस्था, थोड़ा सा ऊपर कर लें, बताएं हम, एक लोक व्यवस्था और पुलिस और भूमि, ये तीन चीजें नहीं प्राप्त है, ये तीनों चीजें केंद्र सरकार को प्राप्त है। इसके अलावा प्रशासन की अन्य चीजें दिल्ली सरकार को प्राप्त है, जो स्टेट गवर्नमेंट है दिल्ली की। और विधानसभा जब नहीं रहेगी तो उपराज्यपाल जो यहाँ का है वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति उससे प्राप्त है, क्योंकि विधानसभा है तो विधानसभा की अनुपस्थिति में अध्यादेश जारी करे कौन करेगा, वहाँ का उपराज्यपाल। तो ये सब चीजें केंद्र शासित प्रदेश की हैं। अब केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में कुछ, जो राज्य सिंपल राज्य होते हैं और जो सेंट्रल टेरिटरी होते हैं, इसमें कुछ भिन्नता है। तो भिन्नता क्या है, जो राज्य है वो संघीय संबंध रखता है, मतलब इसमें शक्तियों का पृथक्करण होगा, ये सब होगा, यह एकात्मक संबंध रहता है इसमें, मतलब केंद्र का पकड़ मजबूत होता है। इसमें शक्ति का बंटवारा होता है या डिवाइड किया जाता है। इसमें प्रशासन प्रशासन व नियंत्रण रहता है केंद्र का, राष्ट्रपति द्वारा प्रशासन एवं नियंत्रण किया जाता है। फिर यह स्वायत्तता, इससे ज़्यादा स्वायत्तता का, इसमें उतना स्वायत्तता नहीं होता है। संवैधानिक प्रमुख जैसे राज्यपाल की नियुक्ति होती है, संवैधानिक प्रमुख, इसमें उपराज्यपाल होते हैं, एजेंट अभिकर्ता के रूप में काम करते हैं, उपराज्यपाल, मुख्य प्रशासक, ये सब। इसमें क्या होता है, राज्य सूची का जो विषय होता है उस पर ये कानून बना सकते हैं, और असामान्य स्थिति में संसद केवल संसद का कानून लागू होता है। इसमें क्या होता है कि विधि बनाने का अधिकार तो है जो यहाँ जहाँ की विधानसभाएं हैं, लेकिन असामान्य स्थिति ना हो भी तब भी संसद का विधि अगर बना है तो हावी हो जाता है। तो ये बातें इसमें हैं। बाकी अनुच्छेद के बारे में हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, लेकिन देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे 239 में इसके संघीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में है, संघीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में। प्रशासन 239 ए, यानी 239 ए यानी का, जिसे हम कह सकते हैं स्थानीय विधायिका एवं मंत्रिपरिषद का सृजन के बारे में है। विधायिका एवं मंत्रिपरिषद का सृजन, तो ये चीजें 39 के ए में दिया गया है, इसके सृजन। फिर 239 का डबल ए यानी डबल का जो कहेंगे आप, ये तो अभी बताए हैं दिल्ली क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान है, दिल्ली क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान। फिर आगे हम देखेंगे 240, 200 या 239 ए बी भी है, 239 ए और बी। तो इसमें क्या है, संवैधानिक तंत्र की विफलता पे, जो आपातकाल या कुछ भी संवैधानिक तंत्र जब विफल होगा तब प्रशासन केंद्र सरकार करेगा। फिर 240 यानी 239 बी, इसमें क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश, जब वही विधायिका अनुपस्थित रहेगी तो उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। फिर 240 है एक अनुच्छेद, 240 में है कि राष्ट्रपति विनिमय बनाने की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति इस नियम बना सकता है, इसमें राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है। फिर 241 में यहाँ के हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, यानी दिल्ली के क्षेत्र में एक हाई कोर्ट होगा, स्वयं का हाई कोर्ट केवल दिल्ली का है। इसी तरीके से अब जम्मू कश्मीर में भी, जो जम्मू कश्मीर राज्य का हाई कोर्ट था वो
काम करेगा। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी गठित नहीं हुई है, अभी ये पेंडिंग ही है। तो इस तरीके से हम आज की क्लास में अधीनस्थ न्यायालय और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़े हैं। केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में 239 से 241 तक है, और अधीनस्थ न्यायालय भाग 6 में 233 से 237 तक है। अनुच्छेद आपको पता रहेगा तो आपको बाद में एलिमिनेट करने में भी आसानी होगी। जो क्वेश्चन आएगा विकल्प के थ्रू आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। आप उम्मीद है कि ध्यान से पढ़ रहे होंगे और रिवाइज भी करते जाइएगा, क्योंकि रिवाइज नहीं करेंगे तो ये पढ़ के आगे निकल जाएंगे तो भूलते जाएंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसको शेयर करिए, जिससे हौसला बना रहे मेरा। धन्यवाद।